नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। शरद पवार को छगन भुजबल की सीधी चेतावनी है। अभी भी शरद पवार के पास समय है। शरद पवार को छगन भुजबल की सीधी चेतावनी मिली है। उन्होंने कहा कि अभी भी शरद पवार के पास समय है, महाराष्ट्र के भले के लिए सोचें। भुजबल ने इस प्रकार से कहा, आपको बता दें, शरद पवार हमारे भगवान, इसलिए तस्वीर लगाई है। भुजबल ने कहा, आंखें खोलिए पवार साहब, देखिए एनसीपी कहां है। भुजबल ने यह भी कहा, और कोई विधायक अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। भुजबल ने यह भी कहा। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, एनसीपी में उठापटक के बाद आज विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें यह देखा जा रहा है भुजबल तमाम बातें कह रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को छगन भुजबल की सीधी चेतावनी है, जिसमें कहा गया है कि आप आंखें खोलिए। शरद पवार को कहा गया कि अभी भी आपके पास समय है, आप भगवान, इसलिए आपकी तस्वीर हमने लगाई। महाराष्ट्र के भले के लिए सोचें। भुजबल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के भले के लिए सोचना चाहिए शरद पवार को, और शरद पवार हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए तस्वीर लगाई है। भुजबल ने यह कहा, आंखें खोलिए पवार साहब, देखिए एनसीपी कहां है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, एनसीपी दो गुट में बट गई है, और ये देखा जा रहा है अजीत पवार खेमे के विधायक। ये देखिए तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से जोश उनके अंदर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के भले के लिए सोचें, भुजबल ने कहा। तो आपको बता दें, अब भी शरद पवार के पास समय है, भुजबल ने यह कहा। और अभी भुजबल ने कुछ दिन पहले ही, जब एनसीपी से अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे, भुजबल को शिंदे मंत्रिमंडल में जगह मिली है, मंत्री बने हैं महाराष्ट्र सरकार में। और उसके बाद ये देखा जा रहा है, इस प्रकार के वक्तव्य जो उनके सामने निकल कर आ रहे, वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार को अभी भी सोचने की जरूरत है, हमारे लिए भगवान की तरह है, इसलिए उनकी हमने तस्वीर लगाई है। और शरद पवार को छगन भुजबल की सीधी चेतावनी ये देखी जा रही है। अभी भी शरद पवार के पास समय है। भुजबल ने कहा, महाराष्ट्र के भले के लिए उनको सोचना चाहिए। जो महाराष्ट्र के भले के लिए सोचेंगे तो आगे उनको और भी जनता पसंद करेगी। शरद पवार हमारे भगवान हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, क्या कुछ अहम जानकारी जिस प्रकार से देखा जा रहा है? देखिए सुनील, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जिसका पल्ला भारी होता है, नेता वहीं पलट जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र की सियासत में आज 5 जुलाई को बैठक होनी थी, जिसमें शरद पवार और अजीत पवार दोनों की बैठक होनी थी। इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन इस बैठक में जो देखने को मिला वो तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। शरद पवार की बैठक में 14 एमएलए पहुंचे, वहीं अजीत पवार की बैठक में 29 विधायक पहुंचे। तो वहीं इस दौरान जो अजीत पवार की बैठक में जो विधायक नहीं पहुंचे थे, तो अजीत पवार ने उन्हें फोन करके बुलाया और उन्होंने कहा कि जो नहीं पहुंचे हैं आप समय पे पहुंचे। तो वहीं आपको जानकारी दे दूं सुनील, इस अभी तक जो पहुंचने की जारी है, वो अभी तक प्रक्रिया लगातार जारी है विधायकों के। इस दौरान अभी 14 शरद पवार की बैठक में पहुंचे और वहीं अजीत पवार की बैठक में 29 विधायक पहुंचे हैं। तो वहीं इस वक्त आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियां एनसीपी को लेकर अपनी अपनी निशान को लेकर अपनी अपनी बात कह रही है, अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस दावेदारी के बाद किसके लेकर अहम एनसीपी किसकी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुनील, दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से अगर दल बदल कानून की बात की जाए तो 53 विधायक कुल हैं, और 36 विधायक जिसके पास होंगे सिंबल उसी के पास जाएगा। और जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि शरद पवार के पास 14 विधायक पहुंचे, आप बता रही हैं कि अजीत पवार के खेमे में 29 आए हैं और बाकी को उन्होंने फोन करके बुलाया है। तो क्या अंदेशा लगाया जाए, क्या मायने लगाए जाएं, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, और कौन अपना सिंबल को लेके आगे चलकर दावा ठोक सकता है? दीक्षा, देखिए सुनील, शरद पवार दल बदल कानून लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। जो विधायक बागी हुए उनके खिलाफ वो इसको दल बदल कानून के लागू करने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि अभी जो विधायक पहुंचे हैं उनको एफिडेविट पे साइन कराया जाता है, और यही भी कहा जा रहा है कि हम अजीत पवार के साथ है, इस तरह का एफिडेविट पर उनपे साइन कराए जा रहे हैं। उनपे उनकी ईमानदारी को लेकर उनपे साइन किया जा रहा है, तभी। जी बिल्कुल दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना। यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना देखने को मिली है। यह खबर आपके साथ हम दिल्ली से साझा कर रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना देखने को मिली। बाहर फायरिंग की घटना हुई। आपसी झड़प के बाद कोर्ट के बाहर फायरिंग बताई जा रही है। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। वकीलों में बहस के बाद फायरिंग हुई है। तो ये खबर आपके साथ हम दिल्ली के 30 हजार कोर्ट से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, फायरिंग की घटना देखने को मिली है। वकीलों पहले बहस हुई, उसके बाद आपस में फायरिंग हुई। जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। आपसी झड़प के बाद कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई है। अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, फायरिंग के बाद फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है पहले वकीलों में आपस में फायरिंग हुई, बातचीत हो रही थी किसी बात को लेकर। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में दो गुटों में फायरिंग हो गई। तो 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग की घटना सामने आई। आपसी झड़प के बाद कोर्ट के बाहर फायरिंग देखने को मिली। आपको बता दें, वकील आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाद में दोनों पक्षों में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालात पर नियंत्रण पुलिस बना रही है। अफरा तफरी कोर्ट में बच गई है, लेकिन बताया जा रहा है किसी के जानमाल का कोई नुकसान इस घटना में नहीं हुआ है। तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आपसी झड़प के बाद फायरिंग देखने को मिली। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली में 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं को सौगात देंगे 4 राज्यों में। और आपको बता दें, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गोरखपुर में गीता प्रेस का शताब्दी कार्यक्रम समारोह है, उसमें भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और 2 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला को भी रखा जाएगा। वाराणसी में 12,100 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, 7 से 8 जुलाई तक पीएम नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। जाएंगे जगह जगह। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस पूरे दौरान देखा जा रहा है कि 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का। गाजीपुर में आज आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा, जहां इसकी चपेट में गंगा स्नान करने गए 5 युवक आ गए। आपको बता दें, जिला में भीषण उमस के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली और 5 युवक गंगा स्नान करने पहुंचे थे। और जब वो नदी से बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान 3 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और 2 युवक बच गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो गाजीपुर में बताया जा रहा है कि 5 युवकों की बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। मौके पर मौत हो गई और 2 घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गंगा स्नान करने के लिए गए थे और उस दौरान देखा गया बारिश हो रही थी और अचानक से आकाशीय बिजली गिरी और उनकी मौके पर मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है और बताया जा रहा है पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के सैद नंगली थाना क्षेत्र में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई।
आपको बता दें, जिस वक्त मुठभेड़ हुई उस वक्त बदमाश बाइक पर सवार थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, तो वहीं एक सिपाही भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को SCS हसनपुर में भर्ती करा दिया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई और गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, CSC में हसनपुर में भर्ती उसको करा दिया गया है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारा। आपको बता दें, आरोपी युवक शराब पीने से पैसे गांव में मांग रहा था, जहां पैसे के लिए मना करने पर आरोपी गंगाराम ने पीड़ित के सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायल को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ललितपुर से दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के लिए पैसे ना देने पर युवक ने सीने पर चाकू से वार कर दिया। ये देखिए, तस्वीरों देख के अंदाजा लगा सकते हैं, युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के बरुई कृष्णदास गांव में बीती रात दो किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना पहुंची पुलिस ने दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कई थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में ओयो होटल की आड़ में देह व्यापार हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अधिकारियों के दखल पर सोमवार देर रात को डहाना के MG होटल में छापेमारी की गई, तो वहां से 2 महिला समेत 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के थाना टप्पल कस्बा जट्टारी चौकी के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, चूड़ी और कॉस्मेटिक की थोक की दुकान थी, जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वही पीड़ित दुकानदार ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर ने रेलवे स्टेशन गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया है, जहां 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्रवेश, निकास मार्ग और प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, यात्री प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्थल, आउटर और महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर गहनतापूर्वक स्तरीय निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के उपरांत पाई गई कमियों को देखते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, एसएसपी ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, वहां पर सुरक्षा का जायजा लिया, टीम के साथ पहुंचे। पीएम के आने से पहले यह निरीक्षण किया जा रहा है। गोरखपुर प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना देखने को मिली। आपको बता दें, आपसी झड़प के बाद कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई। यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग देखने को मिली। आपसी झड़प के बाद कोर्ट के बाहर फायरिंग देखने को मिली। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर सामने अभी तक नहीं आई है। वकीलों में बहस के बाद यह फायरिंग हुई। तो पहले वकीलों में बहस हुई किसी बात को लेकर, उसके बाद फायरिंग हुई है।
फायरिंग होने के बाद कोर्ट में देखा जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोग डर गए। वकीलों में पहले बहस हुई, इसके बाद फायरिंग हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना ये सामने देखने को मिली। तमाम सवाल खड़े हो रहे प्रशासन पर, क्योंकि देखा जाता है आए दिन कोर्ट के अंदर इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, गोलीबाजी हो जाती है। लखनऊ में भी देखा गया था, इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में देखने को मिला था, और 30 हजारी में पटियाला हाउस कोर्ट में भी दिल्ली में देखने को मिला था पहले। तो अब जिस प्रकार से घटना कोर्ट के अंदर होती है, तमाम सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं कि कौन कोर्ट की सुरक्षा करता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ये देखिए तस्वीरें आप किस प्रकार से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं वकील, और ये देखिए कैसे लहराते हुए पिस्टल को तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से ये फायरिंग हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें वकील दो पक्षों में फायरिंग हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे इंडिया वॉइस पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये फायरिंग हुई। ये देखिए आपस में दो गुट लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख सकते हैं। दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, ये देखिए भागा दौड़ी मस्ती हुई और वकील आपस में भिड़ रहे हैं दो पक्षों में। ये देखिए तस्वीरों देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से वकील आपस में लड़ रहे हैं, और पिस्टल हाथ में है और पिस्टल को लहराते हुए, और ये देखिए किस प्रकार से फायरिंग वहां पर हो रही है, फायरिंग कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए और समझिए ये 30 हजारी कोर्ट का हालात है, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के हालात है। यहां पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, और अगर वकील ही वहां पर इस प्रकार से हालातों को खराब करेंगे तो वहां के हालात किस प्रकार से ठीक होंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि वहां की सुरक्षा को लेकर, वहां की व्यवस्था को लेकर कौन जिम्मेदार है इस प्रकार के हालातों के लिए। अगर जो ऐसा करता है उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कोर्ट्स के अंदर इस प्रकार के हालात बनते हुए नजर आते हैं। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि वकीलों के हौसले कितने बुलंद हैं। आपस में दो वकीलों पहले बहस हुई और फिर बाद में फायरिंग हो गई। ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से पिस्टल से फायरिंग करते हुए ये वकील दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीक्षा, क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरे घटना पर? वकीलों के आपसी बहस और झगड़े के बाद ये गोलाबारी हुई है। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर की अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि हवाई फायरिंग की जा रही है। हालांकि तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन इस तरह की फायरिंग 30 हजारी कोर्ट में हुई है, तो जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी हमने मामला देखा था, एक महिला जब गवाही देने जा रही थी तब फायरिंग हुई थी। उसके बाद भी अब इस तरह की दोबारा से फायरिंग होना कई तरह के सवाल खड़े करता है पुलिस प्रशासन पर, यहाँ की व्यवस्था पर, कि आखिरकार लगातार फायरिंग होने के बावजूद भी इस तरह के बाद ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सुनील, दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोर्ट के अंदर जाने के कई वहां पर जांच होती हैं और ये इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए होते हैं कि इस प्रकार के असला आप कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पहला सवाल ये सुरक्षा किस प्रकार से होती है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये दो पक्षों में जिस प्रकार से बताया जा रहा है, पहले झड़प हुई, उसके बाद आपस में फायरिंग हुई, जानमाल का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये दोनों पक्ष कौन थे? क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास है? देखिए सुनील, कोर्ट में जाते हुए कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है किसी को भी, चाहे कोई भी वकील हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे कड़ी सुरक्षा के घेरे से गुजरना पड़ता है। उसकी गेट पे चेकिंग होती है, उसके बाद गार्ड उनकी चेकिंग करते हैं, उसके बाद उनको एंट्री मिलती है। लेकिन आपको बता दें, इस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी एक शख्स ने महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी है, जिसके बाद वहां से हड़कंप मच गया है। और वकीलों ने बताया कि महिला किसी केस के सिलसिले में कोर्ट परिसर पहुंची थी। मेन गेट के द्वार पर के नजदीक होते ही महिला की ये जानकारी निकल के सामने आई है कि फायरिंग हुई है। हमलावर की पहचान आपको बता दूं कामेश्वर प्रसाद विनोद के रूप में हुई है, जो एक खुद वकील है। आरोपी की काउंसलिंग के अलग मामले को में निलंबित कर दिया था और दावा किया जा रहा है कि हमलावर वकील ने पीड़ित महिला को 25 लाख रुपए दिए थे और बाद में महिला पैसा लौटाने में आनाकानी कर रही थी। तो इस दौरान ये झड़प देखने को मिली और झड़प के बाद ये फायरिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और इस
आपको बता दूं सुनील, कई तरह के ऐसे मामले हो चुके हैं पहले भी कोर्ट परिसर में, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। 30,000 कोर्ट में पहले भी फायरिंग हुई है। आपको याद होगा कि गैंगस्टर को भी कोर्ट में मारा गया था। उसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार पुलिस इतनी बड़े कोर्ट में जहां पर न्याय को लेकर मांग की जाती है, न्याय का इंसाफ होता है, वहां पर इस तरह की फायरिंग होना एक बड़ा सवाल खड़े करता है सुरक्षा व्यवस्था पर। बिल्कुल दीक्षा, ये पहला मामला नहीं। दिल्ली में पहले चाहे कड़कड़डूमा कोर्ट की बात हो, चाहे पटियाला हाउस कोर्ट की बात हो, चाहे वो रोहिणी कोर्ट की बात हो, और ये अब देखा जा रहा है 30,000 कोर्ट। ये बहुत बड़ी कोर्ट है और यहां पर अगर इस प्रकार के हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये देखा जाता है लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये साफ साफ दिखाती है और दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक वहां पर है। तस्वीरों में आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से वकीलों में ये देखिए फायरिंग करते हुए। दीक्षा, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूं, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस पूरी घटना पर? देखिए सुनील, अभी बता दूं, अभी घटना की जानकारी अभी जो निकल के सामने आई है वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें फायरिंग की घटना सामने आई है। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं गई, लेकिन मौके पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात है और इसको देखते हुए वहां पे लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल घेरे में घेर लिया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर ने रेलवे स्टेशन गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया है, जहां 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्रवेश निकास मार्ग, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, यात्री प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग स्थल, आउटर और महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर गहनतापूर्वक स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के उपरांत पाई गई कमियों को देखते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें, पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा है, तो जिसको लेकर देखा जा रहा है पुलिस काफी सजग दिखाई दे रही है। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे, वहां पर काफी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। एसएसपी ने रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां का औचक निरीक्षण किया, सुरक्षा का जायजा लिया, लोगों से बात की और कई कमियों को देखते हुए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि इन कमियों को तुरंत दूर किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।